अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से बरतानवी अदीब साकी एच मिनरो का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है सलीम सिद्दीकी ने। अफसाने का उन्वान है बाड़े में बंद बैल। थियोफिल एशले पेशे के एतबार से एक आर्टिस्ट था और अपने माहौल के जबर की वजह से एक मवेशियों का पेंटर। इससे ये ना समझा जाए कि वो किसी चरागाह या डेयरी फार्म में रिहाइश पजीर था। ऐसे माहौल में जहां सींगों, खुरों, दूध दोहने वाले मवेशियों की पहचान के लिए उनके बदन पर दागे जाने वाले गर्म सरियों की निशानात की बहुतात ही बहुतात होती है, उसका घर किसी पार्क से मुशाबे जगह जगह बने खूबसूरत देही मकानों पर मुश्तमिल जिले में था। उसके बाग की एक जानिब छोटी सी हसीन चरागाह थी, जिसमें उसका एक पड़ोसी बड़ी सरगर्मी से अपनी कुछ खूबसूरत रूदबारी मिजाज की गायों को चराता रहता था। गर्मियों की दोपहरों में ये गायें अखरोट के दरख्तों के एक झुंड के साए में घुटने घुटने पानियों में खड़ी हो जाती। इस तरह के धूप के चत्तीदार गोले उनके जर्दी माइल खाकी रंग की चमकती जिल्द पर जगह जगह फैले हुए होते। एशले ने ना सिर्फ सोचा था, बल्कि उनमें से दो पुरसुकून दूध देने वाली गायों की नफीस तस्वीरों को अखरोट के दरख्तों और सब्जाजार की घास और छन छन के आने वाली धूप के पस मंजर में पेंट भी किया था। इन तस्वीरों को रॉयल एकेडमी ने अपनी दीवारों पर अपनी मौसम गर्मा की नुमाइश में सजाया था। रॉयल एकेडमी वैसे भी नज्म ज़ब्त और कायदे करीने का ख्याल रखने वाले नए मुसव्विरों की हमेशा हिम्मत अफजाई करती आई है। एशले ने उनकी नज़र में एक कामयाब और काबिल कबूल तस्वीर बनाई थी, जिसमें ये दो बड़े मवेशी हसीन अंदाज में अखरोट के दरख्तों के साए में इस्तराहत फरमा रहे थे। एशले को भी अपने फन में कुछ कामयाबी की जरूरत थी, इसलिए इसने मौका गनीमत जानते हुए इस मौजू पर काम जारी रखने का फैसला किया। अपनी पहली तस्वीर बउनवान दोपहर का सुकून, दो भूरी गायें अखरोट के दरख्त के साए में, एक जायजा की पजीराई के बाद उसने अपनी दूसरी तस्वीर सेपहर की हिफाजत गाह, एक अखरोट का दरख्त जिसमें दो गायों ने पनाह ले रखी है, एक मुताल्ला के नाम से पेंट की। कुछ अरसे बाद एशले की मजीद तस्वीरें, जहां बड़ मक्खियां परेशान करने से बाज रहती हैं, मवेशियों के गल्लों की जन्नत और डेयरी लैंड का एक ख्वाब भी तैयार होकर आ गईं। इनका वही अखरोट के दरख्तों और भूरी गायों का मुताल्ला मौजू था। एशले ने 2 बार अपनी रिवायत से बगावत की, लेकिन दोनों बार इबरतनाक नाकामी उसका मुकद्दर बनी। उसने इस सिलसिले में एक तस्वीर बनाई जिसका नाम कुमरियां छोटे शिकरे की आमद से दहशतज़दा और दूसरी का नाम भेड़िए रोमन तर्ज की महमजूई। दोनों तस्वीरें उसके स्टूडियो में वापस आ गईं, खूब खूब सलावातों और फन मुसव्वरी की बेहुरमती के इल्ज़ाम के साथ। लेकिन एशले ने अपनी अगली तस्वीर के जरिए एक बार फिर फनी एतबार हासिल करने के अलावा लोगों की तवज्जो और तारीफी डोंगरे भी समेट लिए। उस तस्वीर का उन्वान था एक सायेदार कोना, जहां गुनूदगी की हालत में दूध दोहने वाले लोग हसीन ख्वाब देखते हैं। एक ढलती ग़िज़ा की सुबहानी दोपहर थी, जब वो चरागाह की खुदरो घास की तस्वीर पर आखिरी दुरुस्तगी का काम कर रहा था कि उसी वक्त उसकी पड़ोसन एडिला पेंग्सफोर्ड ने उसके स्टूडियो के बाहर हमला किया, एक तेज और मुंह जोर दस्तक के साथ। सुनिए, मेरे गार्डन में एक बैल घुस आया है, उसने अपनी तूफानी मुदाखलतकारी का जवाब में ऐलान किया। एक बैल? एशले ने कुछ खालिदुस ज़हन बल्कि अहमकाना अंदाज में उससे पूछना शुरू किया। किस किस्म का बैल? अरे, मुझे उसकी किस्म का क्या पता, तुर्श लहजे में उसने जवाब दिया। एक आम सा गार्डन का बैल है, सीधे सादे लफ्जों में तो यही कह सकते हैं। मुझे सिर्फ ये एतराज है कि ये मेरे गार्डन के हिस्से में क्यों घुस आया है। मैंने अपने गार्डन को मौसम सरमा के लिए हाल ही में दुरुस्त कराया है, और ये बैल जो अब उसमें उछल कूद कर रहा है, उसकी वजह से तो मेरे गार्डन का हुलिया पहले से भी बदतर हो जाएगा, और मेरे गुले दाऊदी जो खिलने वाले हैं वो अलग तबाह हो जाएंगे। वो आपके गार्डन में किस तरह पहुंचा? एशले ने दरियाफ्त किया। मेरे ख्याल है कि गेट के रास्ते, खातून ने बेसब्राना तौर पर चिढ़कर जवाब देना शुरू किया। जाहिर है कि ये दीवारें फलांग कर तो नहीं आ सकता है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि किसी ने इसको हवाई जहाज से किसी कंपनी के इश्तहार के तौर पर फेंका है। बहरहाल जनाब, इस वक्त ये सवाल फौरी तौर पर अहम नहीं है कि ये किस तरह मेरे गार्डन में पहुंचा, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इसको किस तरह बाहर किया जाए। क्या वो जा नहीं रहा है? एशले ने पूछा। अगर वो इतना ही जाने को बेकरार होता तो फिर मैं आपके पास क्या गपशप के लिए आती?
एडिला पिंक्सफोर्ड ने अपने लहजे में मजीद तुर्शी पैदा कर ली थी। मैं इस वक्त अमलन बिल्कुल तन्हा हूँ। मेरी नौकरानी अपनी दोपहर की छुट्टी पर चली गई है और बावर्ची आसाबी दर्द के हमले की वजह से बिस्तर पर पड़ा है। जो कुछ मैंने अपने स्कूल में या बाद की जिंदगी में किसी हट्टे कट्टे बैल को छोटे से बागीचे से भगाने का तरीका सीखा था, तो वो उस वक्त मेरी याद से बिल्कुल निकल चुका है। मुझे तो इस वक्त यही सुझाई दिया कि चूंकि आप करीब तरीन पड़ोसी हैं और मवेशियों के पेंटर भी, इसलिए शायद आप अपने मौजूआत से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और मुझे इस हवाले से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा था वो गलत था। मैं डेयरी की गायों को यकीनन पेंट करता हूँ, एशले ने तस्लीम किया, लेकिन बछड़े या भागे हुए बैलों को काबू में करने के तजुर्बे का दावा नहीं कर सकता हूँ। मैंने ये अमल सिनेमा की फिल्मों में ज़रूर देखा है, लेकिन उसके लिए हमेशा घोड़ों के अलावा हर किस्म का मददगारी सामान भी वाफिर मिकदार में होता है। फिर यह भी है कि इन फिल्मों में दिखाया जाने वाला अमल किसी हद तक असली होता है और किसी हद तक नकली। एडेला पिंक्सफोर्ड ने अब कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो एशले को अपने गार्डन की तरफ ले गई। आम मायनों में एक अच्छा भला रकबे का गार्डन था, लेकिन ये बैल की जिसामत को देखते हुए वाकई छोटा दिखाई दे रहा था। ये बैल अपने बड़े से जुस्से में शामिल बेतरतीब रंगों, यानी सर से कांधों तक फीके सुर्ख और पहलू से लेकर पिछले पैरों और रान से जुड़े आज़ा तक गंदे से सफेद रंग की वजह से एक वहशी और खूंखार दरिंदा होने का तासुर दे रहा था। इसके झबरे कान और लाल खून में तर आंखें इस तासुर को और ज्यादा नुमाया किए दे रही थी। एशले बेचारे को भला ये मंजर किस तरह काबिले बर्दाश्त हो सकता था, क्योंकि वो तो नफीस और नाजुक चरागाहों की जवां उम्र गायों को पेंट करने का आदी था। अगर ज्यादा उसका तखय्युल आगे जाता तो वो महसूस करता कि वो कोई कुर्द खाना बदोश कबीले का सरदार है और किसी जापानी चाय खाने की लड़की की तस्वीर बनाने में मसरूफ है। किस्सा मुख्तसर, एशले गेट से लगा हुआ खड़ा था और वहीं से बैल की जाहिरी हियत और सूरत और इसके तौर तरीकों का मुआयना कर रहा था। एडिला पिंक्सफोर्ड इस दौरान बदस्तूर खामोश थी। ये तो एक गुले दाऊदी को खा रहा है। खामोशी जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो एशले बोला, क्या कहने हैं आपके, कितनी कुव्वत मुशाहिदा रखते हैं आप। एडिला तलखी और तंज भरी आवाज में बोली, आप तो हर चीज को देख सकते हैं मोहतरम। हकीकत ये है कि इस वक्त इस बैल के मुंह में एक नहीं 6 गुले दाऊदी हैं जनाब। इस उखड़ी उखड़ी फजा से कता नजर अब ये फैसला करना लाजमी हो गया था कि बैल को बाहर निकालने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। चुनाचे एशले ने एक दो कदम जानवर की तरफ बढ़ाए और फिर तालियां बजाकर हुश और शू की आवाजें निकालने लगा। अगर बैल ने ये आवाजें सुनी भी थीं, तो उसने कम से कम अपने बदन की किसी हरकत से इसका तासुर नहीं दिया। मेरी मुर्गियां अगर मेरे गार्डन में कभी निकल आईं, तो मैं उनको डराने के लिए आपको बुला लिया करूंगी। आप तो शू की आवाज बड़े खूबसूरत अंदाज में निकालते हैं। जहमत ना हो तो इस बैल को भगाने की कोई तदबीर नहीं कर सकते? देखिए, अब उसने मेरे कीमती फ्रांसीसी मैडमोजेल लोए बुचोई के साथ क्या सलूक करना शुरू कर दिया है। एडिला ने यह कहकर फिर दोबारा अपनी सख्त खामोशी अख्तियार कर ली। इस वक्त इस फूल की दहकती नारंगी कलगी इस बैल के बड़े से जुगाली करते हुए मुंह में दाखिल हो चुकी थी। क्योंकि आप गुले दाऊदी के किस्मों के बारे में इतनी बेतकल्लुफ जबान इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें फ्रांसीसी दोशीजा का नाम दे रही हैं, इसलिए मुझे भी ये बताने में आर नहीं कि ये आपके गार्डन में घुस आने वाला एक आयरिश बैल है। ये सुनना था कि फिजा में कायम बर्फ की मानिंद सुकून तहोबाला हो गया, क्योंकि एडिला पिंक्सफोर्ड ने इतनी खरी खरी उन्हें सुनानी शुरू कर दी कि हमारे मुसव्विर साहब के कदम खुद ब खुद बैल की चंद फीट के फासले तक पहुंच गए। उन्होंने मवेशियों के पेशाब की सफाई में काम आने वाली एक छड़ी उठाई और बैल की पसलियों से कूलों के ऊपर तक के धड़ और इससे मुंसलिक पहलुओं का अच्छी तरह मुसव्विराना जायजा लेकर इस छड़ी को ताक करो नाजा की तरफ उछाला। इससे ये हुआ कि कीमती फ्रांसीसी गुले दाऊदी की ताज की पंखड़ियों का मुंह में कचूमर बनाने का अमल तो रुक गया, लेकिन इस दौरान बैल साहब ने छड़ी फेंकने वाले की तरफ घूर कर तफ्तीशी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। इस वक्त खातून एडिला की नजरें भी एशली की तरफ गड़ी हुई थी, बैल से भी ज्यादा नजाई कैफियत में। उधर जानवर ने ना तो अपना सर झुकाया और ना ही इसके कदमों ने कोई जुम्बिश की। लिहाजा एशले ने नेजा फगनी की मश्क के अंदाज में एक और इसी किस्म की छड़ी उसकी तरफ फेंकी। बैल ने शायद महसूस कर लिया कि अब उसको यहाँ से हिलना ही है, इसलिए आखिरी बार नोचा नाची के शुजाअत मंदाना मुजाहरे की सूरत में उसने गुले दाऊदी की पूरी क्यारी पर ही हमला कर दिया और फिर वो अपने फातिहाना अंदाज में
गार्डन से बाहर की जानिब खरामा खरामा चला। एशली ने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि उसको गेट का रास्ता दिखा सके, लेकिन उसकी इस हरकत से बेल की खरामा खरामा चाल कुछ तेज होकर घोड़े की दुल की चाल में तब्दील हो गई। उसको वैसे भी ऐसी कोई जल्दी नहीं लगती थी, इसलिए वो उस घास के क्रिकेट की खेल के कते के पास रुक गया, शायद ये सवाल करने के लिए कि ये क्या है। उसके बाद वो खुली हुई फ्रेंच विंडो से होता हुआ दिन के वक्त नशिस्त और बरसात के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे में दाखिल हो गया। वहां भी कुछ गुलदानों में गुले दाऊदी और दूसरी मौसम सरमा की जड़ी बूटियों, डंठल, पत्ते वगैरह सजे हुए थे। चुनाचे बैल ने वहां भी अपने चरने की मुकद्दस कार्रवाई पूरे जोशे ईमानी के साथ जारी रखी। एशले ने लेकिन महसूस किया कि उस वक्त बैल की आंखों में परेशानी और सरासीमगी की झलक उमड़ आई थी, झलक जो इस सूरत हाल में उसकी जानिब से बुलंद इखलाक रवैये की मतलाशी थी। चुनाचे एशले ने बैल की अपने पसंद के माहौल और जगह के इंतखाब के सिलसिले में कोई मुदाखलत न करने का फैसला कर लिया। मिस्टर एशले, एडेला ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैंने आपसे इस हैवान को अपने गार्डन से बाहर करने की दरखास्त की थी। इसको मेरे घर के अंदर दाखिल करने को तो नहीं कहा था। अगर इसको मेरे घर की हुदूद में ही रखना है तो मेरे इस मॉर्निंग रूम के बजाय मैं पसंद करूंगी कि उसे गार्डन में ही वापस पहुंचा दिया जाए। मवेशियों को हकाना मेरा पेशा नहीं है मोहतरमा, एशले ने जवाब दिया। मुझे याद पड़ता है कि मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी। मुझे आपसे पूरा इत्तेफाक है, एडेला ने जवाबुल जवाब के तौर पर गोया हुई। मुझे मालूम है कि बहुत छोटी छोटी गायों की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेंट करने में ही आपको महारत हासिल है। शायद आप इस बैल का मेरे मॉर्निंग रूम में खूबसूरत स्केच बनाने का सोच रहे होंगे। यह सुनकर गोया एशले को अपने अंदर कोई तहरीक महसूस हुई और उसके जेरे असर उसने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। आप कहाँ जा रहे हैं? एडेला चीखी। अपना जरूरी सामान वगैरह लाने, एशले ने जवाब दिया। जरूरी सामान? ये मवेशियों को गर्दन से पकड़ने वाला फंदा तो नहीं? उसके इस्तेमाल की मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि इस तरह की धींगा मुश्ती में मेरा कमरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुसव्विर साहब गार्डन पार करते हुए तेजी से बाहर निकल गए, लेकिन चंद मिनट बाद ही वो दोबारा कमरे में दाखिल हुए, अपने एजल और स्केचिंग स्टूल और तस्वीर बनाने के मसाले के साथ। इसका मतलब है कि आप यहाँ इत्मीनान से बैठकर इस वहशी दरिंदे का स्केच बनाएंगे, जबकि ये मेरे मॉर्निंग रूम को तबाह और बर्बाद करता रहेगा? एडेला ये कहते हुए गुस्से से हाँप रही थी। ये आप ही का मशवरा था, एशले ने कैनवस को अपने दुरुस्त मकाम पर रखते हुए जवाब दिया। मेरी इजाजत नहीं, मैं इस काम को सख्ती से मना करती हूँ, एडेला तूफानी अंदाज में बोली। इसका आपको कोई इख्तियार नजर आता है क्या? मुझे तो नजर नहीं आता, मुसव्विर के जवाब में अब भी तुर्शी थी। आप तो ये भी दावा नहीं कर सकती कि ये आपका बैल है। आप ये भूल रहे हैं कि ये मेरा मॉर्निंग रूम है, जहां ये मेरे फूल चबा रहा है, मुसव्विर को तुर्की बतुर्की जवाब मिला। आप भी शायद भूल गई हैं कि आपका बावर्ची आसाबी दर्द में मुब्तला है, एशले ने अपना जारहाना अंदाज कायम रखा। वो बेचारा कहीं गहरी नींद में पड़ा होगा और आपकी ये हंगामा आराई बिला वजह उसकी नींद बर्बाद कर देगी। चाहे आप जिंदगी में कोई भी मकाम या मनसब रखते हो, दूसरों का ख्याल रखना हमारा रहनुमा उसूल होना चाहिए। ये आदमी तो पागल है, रोहानसी आवाज में एडिला के मुंह से निकला। लेकिन एक लम्हे बाद खुद एडिला एक पागल जैसी औरत बन चुकी थी, क्योंकि बैल ने गुलदानों के फूलों के अलावा उसकी मजहबी जमात के रिसाले का कवर चबा डाला था। यही नहीं, अब उसका इरादा इस महदूद कमरे से निकलने का भी था। एशले ने भी उसकी बेकरारी महसूस कर ली थी, चुनाचे इसने वर्जीना बैल की पत्तियां उसकी तरफ उछाल दी ताकि उसको अपनी तस्वीर मुकम्मल करने तक रुकने की लालच दी जा सके। मुझे वो मुहावरा याद नहीं आ रहा, उसने एडेला की तवज्जो भी बांटने की नीयत से कहना शुरू किया। वही मुहावरा जिसका मफहूम ये है कि जहां नफरत का माहौल हो तो सब्जियों वगैरह के डिनर से तो बेहतर है कि उस बैल का नजारा करते रहें जिसे खूब मोटा ताजा होने के लिए बाड़े में बंद कर दिया गया हो। अब गौर कीजिए कि उस वक्त इस मुहावरे की तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। मैं पब्लिक लाइब्रेरी जाती हूँ और वहां से पुलिस को फोन करती हूँ, यह कहकर एडेला गुस्से के दूसरे कई सख्त अल्फाज दोहराती हुई वहां से रवाना हो गई। चंद मिनट की ताखीर के बाद बैल अपनी जरा सी बेअमली की कैफियत से निकला, शायद इस ख्याल से कि खली और अलसी, सरसों का तेल और कटे हुए चुकंदर का चारा और दूसरे लवाजमात उसके अपने बाड़े में मुंतजिर हैं। चुनाचे बैल साहब बड़ी एहतियात से अपने कदम बढ़ाते हुए मॉर्निंग रूम से निकलने लगे, उस आदमी को कड़ी नजरों से घूरते हुए जो कुछ देर पहले एक मज़ाहिमकार की हैसियत से उस पर छड़ियां बरसाता रहा था, लेकिन जो अब खामोश था। फिर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ
तेजी से गार्डन से निकल गया। एशले ने भी अपना साजो सामान समेटा और उस बैल की पैरवी करते हुए इस लार्कडेन नामी घर को उसके आसाबी दर्द वाले बावर्ची के हवाले करके वहां से रुखसत हो गया, जो अब यहाँ अचानक नमूदार हो गया था। ये वाकया एशले की मुसव्वरी के करियर में इंतहाई अहम मोड़ साबित हुआ। उसकी उस गैर मामूली अहमियत की तस्वीर बैल एक मॉर्निंग रूम के अंदर खजा के आखिरी हिस्से में अगले पेरिस सैलून की इंतहाई सनसनीखेज और कामयाब तरीन तस्वीर करार दी गई। और बाद में जब उसकी म्यूनिख में नुमाइश हुई तो बवेरियन हुकूमत ने नीलामी की सख्त बोली में 3 गोश्त फरोख्त करने वाली फर्मों को शिकस्त देकर इस तस्वीर को खरीद लिया। इस वक्त से लेकर उसकी मुतवातिर और यकीनी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया और 2 साल बाद रॉयल एकेडमी ने अपनी दीवारों पर उसके एक बहुत बड़े से कैनवस को निहायत शुक्रिया के अल्फाज के साथ नुमाया तौर पर सजाया। उसका उन्वान था वहशी लंगूरों की जानिब से औरत की मुख्तसर ख्वाबगा की तोड़फोड़। इधर एशले ने एडिला पिंक्सफोर्ड को उसके मजहबी रिसाले के नए शुमारे की कॉपी के साथ फ्रांसीसी फूल मैडम आंद्रे बुलूसो के पौधे पेश किए, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से दोनों में कोई हकीकी मसालेहत कभी ना हो सकी।